नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान में महंगाई की मार है और पूरे देश में हाहाकार है। ये आवाज इस्लामाबाद से लेकर कराची और अब तो पीओके तक पहुंच गई है, जहां सिर्फ एक ही बात और एक ही मांग और एक ही पुकार है, हमें आज़ादी दे दो। ये आज़ादी किसके लिए और कौन मांग रहा है, अब पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल है। वो पाकिस्तान जो कश्मीर में कश्मीरियत और धर्म के नाम पर उनके हक को देने की लड़ाई पिछले 50 सालों से अधिक समय से लड़ रहा है, आज पीओके के हर क्षेत्र में गिलगित बाल्टिस्तान, स्कार्दू सहित वो तमाम क्षेत्र, वहां के लोग अब आज़ादी की मांग कर रहे हैं और भारत की तरफ मुंह करके वो सीधे कह रहे हैं, हमें भारत से बात करना है, भारत के साथ जाना है। ये बदलाव क्यों हुआ? काश पाकिस्तान श्रीलंका के हालातों को समझता और उससे कुछ सबक लेता और वहां के हुक्मरान सिर्फ सत्ता पाने की लालसा में जिस तरीके से आर्मी के साथ मिलकर और चीन के जाल में फंसते गए, आज पाकिस्तान बुरी तरह बेहाल है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की मार किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे एक एक करके वो ग्राफिक्स प्लेट चलाएं। ये आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 तक का एक डाटा सामने आया है। ये डाटा पाकिस्तान से आधिकारिक रूप से सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखें, प्याज की कीमत 36 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो है इस समय, और वो भी मुश्किलों से मिल रहा है। बॉयलर चिकन की कीमत 210 रुपए से बढ़कर 383.50 रुपए। आप देख सकते हैं लगभग 2 गुने पर महंगाई जा रही है। नमक की कीमत 32 रुपए से बढ़कर 49 रुपए हो गई है, 49 रुपीस। एक साधारण नमक की कीमत पाकिस्तान में यह है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से खाद्यान्न के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मौत तक हुई है वहां पर। चावल की कीमत किस तरह से बढ़ी आप देख सकते हैं। और सरसों का तेल 532 रुपए, जो 374 रुपए प्रति किलो मिला करता था, वो स्थिति इस समय है। दूध की कीमत 114 रुपए लीटर से बढ़कर 149 रुपए हो चुका है। और ब्रेड की कीमत, एक साधारण ब्रेड की पैकेट की कीमत 65 रुपए से बढ़कर 89 रुपीज अर्थात 89 रुपए पर जा चुकी है। रोजमर्रा के खाद्यान्न वस्तुओं की यह कीमत, और उस पर वहां के विदेश मंत्री का क्या क्या बयान आपने भारत के संदर्भ में सुना होगा, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और किस तरीके से शहबाज शरीफ IMF से लेकर के विश्व बैंक का चक्कर काट रहे हैं। अमेरिका से भी उनको कुछ राहत मिली है, लेकिन चीन की तरफ अभी भी मुंह ताक रहा है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो ये चाहता है कि उसको अपने लिए उधार पैसे को चुकाने के लिए कुछ पैसे मिले ताकि वो ब्याज अदा कर सके। और इस पर चीन ने कहा है कि पहले जो मूलधन हमने आपको दिया है वो हमें वापस करिए। ये वही चीन है जो पीओके तक अपना सड़क बना करके पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की बात कर रहा था। और आज यही पाकिस्तान किन स्थितियों में पहुंच चुका है, वो पाकिस्तान जो 7 दशक से अधिक समय से 100,000 कट करके भारत को बुरी तरीके से परेशान करने वाला, आज जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस क्षेत्र पर नीलम घाटी या वो तमाम जो सचमुच में कश्मीर का स्वर्ग है, उसको बर्बाद कर रहा है, वहां के लोगों की आवाज हम आपको सुनवाते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र की जनता कितना परेशान है इस्लामाबाद के शासकों के कारनामों से। और वही स्थिति वहां पर हो रही है। आप देख लीजिए गिलगित और बाल्टिस्तान में किस तरीके से विरोध के स्वर हैं। और ये कुछ क्षेत्र हैं वो जहां पाकिस्तान में खाद्यान्न वस्तुएं बांटी जा रही हैं, लेकिन लोगों को उसको प्राप्त करने की चाहत ऐसी है कि आर्मी को संगीनों बंदूकों के साए में
ये बंटवारे करने पड़ रहे हैं, ये वितरण करना पड़ रहा है, लेकिन वो सुलभ नहीं है, इसलिए लूटपाट तक की स्थिति है। कुछ ऐसी स्थिति हम आपको दिखाते हैं गिलगित और बाल्टिस्तान में है। वो गिलगित और बाल्टिस्तान जहां की तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें कभी पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की आईएसआई, पाकिस्तान के हुक्मरान और आईएसआई, हम 3 बार ये बात आपको बताना चाहते हैं, ये भारत के कश्मीर में सब कुछ करना चाह रहे थे और धर्म के नाम पर आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये तस्वीरें आपको बता रही हैं समय किस तरह से बदला है। अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास इसका कोई जवाब नहीं है और यहाँ के लोग महंगाई से त्रस्त, वहाँ के सरकार के कारनामों से त्रस्त, आईएसआई की गतिविधियों से त्रस्त और पाकिस्तान की सेना के करतूतों से त्रस्त होकर भारत के साथ मिलने की मांग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे, वो चुप हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें फौरी इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन मदद देने को कोई तैयार नहीं है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास सुरक्षा मामलों के जानकार हैं। कर्नल विनय कुमार व्याला, आपका बहुत बहुत स्वागत, और कर्नल टीपीएस त्यागी, जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ के साथ साथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। त्यागी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल त्यागी सर आपसे ही, पाकिस्तान के हालात किस कदर बदले हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये बदलती हुई परिस्थितियां, उस पर महंगाई की मार, अब आगे स्थिति क्या होने वाली है? देखिए सर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी खराब रही जिसका ये नतीजा रहा। एक समय था 1965 तक जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर थी पाकिस्तान की इकोनॉमी। आज आप देख लें, हम 5वें नंबर पर आ गए दुनिया में और उनका क्या हाल है आपने अच्छे से बता दिया। लेकिन अपनी पॉलिसी को दरकिनार करते हुए शहबाज शरीफ जनेवा में गए और वहां लोगों से कटोरा लेके भीख मांगी और ये कहा कि अल्लाह के नाम पे हमें कुछ दे दो। वहाँ पे 44 कंट्रीज थी और कई बैंक थे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, और लिहाजा उनको करीब $9 बिलियन की जो मदद है वो प्लेज कर दी गई जी। उन्होंने वहां पे क्या पिक्चर दी कि हमारा देश जो है वो बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। 1/3 पाकिस्तान जो है उसमें अभी भी स्टेगनेंट वाटर है, खासतौर से सिंध में और बलूचिस्तान में। हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो तबाह हो गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब खत्म हो गई हैं। हमारे यहाँ बुरा हाल है, लिहाजा मुझे मदद दो। तो उन्होंने कुछ मदद प्लेज कर दी। लेकिन अब प्रश्न कई उठते हैं। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये मदद वन टाइम है और ये मदद ऐसी नहीं है कि जिसको खैरात में दे दिया। इसके साथ में जिस देश ने मदद दी है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है और उन एक्सपेक्टेशन में शामिल है दी गई मदद का ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस्तेमाल होना। अच्छा, और जो पाकिस्तान की फितरत नहीं है वहाँ तो ये है कि रिश्वत पकड़ी जाए छूट जा रिश्वत देकर, और मरना तो निश्चित है, मर जा कर्जा लेकर। तो ये वाली जो पॉलिसी पाकिस्तान की कि दूसरों से पैसे ले लेके खाते रहो, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी अमेरिका से, कभी चीन से। अब एक टाइम आना ही था कि पाप का घड़ा भर गया और ये सिचुएशन हो गई। और दूसरी बात, जो दूसरा बड़ा प्रश्न उठता है वो ये कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है
दुनिया में कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जिसमें 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हो और उन ग्लेशियर्स के फटने से ये बाढ़ आई। और वो जो ग्लेशियर फटे हैं उनको वो ये कहते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ एक प्रश्न है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही नहीं हुआ है, बल्कि ये क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के जो पहाड़ हैं वो ऊपर से तो ठंड है, यानी कि उनके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं है, मिडिल हाइट के अंदर पेड़ पौधे हैं और ये वो जगह है जो ग्लेशियर के पिघलने को रोकती। मगर सीपीईसी में जिसके सब्ज भाग चाइना ने देखा है, उस सीपीईसी में उनको बेतहाशा काटा गया है, जिसका ये रिजल्ट है। अब सवाल ये था कि अगर ये इस साल हुआ है तो ये अगले साल भी होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिकम ए रिकरिंग प्रॉब्लम। अब वो $9 बिलियन जो उन कुछ कंट्रीज ने और वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने इनको दे भी दिए अपनी बहुत सारी शर्तों के साथ, और उनसे किसी तरह से इन्होंने लिए गए पैसे का कुछ उधार चुका भी दिया, तो ये तो प्रॉब्लम अगले साल भी आने वाली है। As I told you, the technical requirement of those glaciers which are in Pakistan, यानी कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और इसके सुधरने के भी आसार नहीं है। और अगर सुधरने के भी आसार नहीं है तो अब प्रॉब्लम ये है कि TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम पार्लियामेंट में शरिया का झंडा फहराएंगे या शरिया लागू करेंगे। उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये कह रही है कि आपने हमारे मिनरल्स का यूज किया, हमारा डेवलपमेंट नहीं किया, हम आजादी चाहते हैं। इधर POK के लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। यानी अब सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है, वैसे तो हिंदुस्तान को इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि फौज के अंदर हम पूरी जिंदगी क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दुश्मन किस जगह कमजोर है और किस समय कमजोर है, और समय और जगह को देखते हुए तादाद से ज्यादा नफरी में अटैक करते हैं ताकि विजय सुनिश्चित हो। यही एक स्ट्रेटेजी है जो कॉमन है पूरी दुनिया के अंदर। अब हमारे लिए POK के लोग अगर हमसे मिलना चाहते हैं और हम पार्लियामेंट में ये बात कर चुके हैं कि POK हमारा है, अगर POK हमारा है तो वहाँ के लोग भी हमारे हैं, अगर वहाँ के लोग भी हमारे हैं और वो ये अपील कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान को ये काम तो कर लेना चाहिए अपने लोगों बिल्कुल, की पुकार की वजह से और POK हमारा है उसकी वजह से और अपनी सुरक्षा की वजह से। बिल्कुल सर मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कर रहे हैं, एक साथ ही नहीं, मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूं। बेला सर, आपने सुना TPS त्यागी सर 4 महत्वपूर्ण बातें बोल चुके हैं। एक तो ये कि जो बाढ़ की स्थिति वहां बनी उस पे चाइना की जो कारस्तानी है उसको आज बाकायदा एक तरीके से उसका रहस्योद्घाटन किया है कर्नल TPS त्यागी ने, कि किस तरीके से CPEC के निर्माण के दौरान वहां के पहाड़ काटे गए और क्या स्थिति हुई कि ग्लेशियर पिघले और पाकिस्तान में स्थिति आई। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध और साथ ही साथ ग्वादर में जिस तरीके से चाइना वापस जाओ के नारे लग रहे हैं और वहां इकट्ठा होते हैं, उधर POK के लोग सीधे सीधे आजादी मांग रहे हैं, वो आजादी जिसकी मांग कभी ISI के कहने पर भारत के क्षेत्र कश्मीर में हुआ करती थी। अब वो POK जो हमारा है वहां के लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं। समय बहुत अनुकूल है, जैसा कि कर्नल TPS त्यागी बराबर हमारे साथ बातचीत में कहते हैं कि आर्मी की भाषा में हम लोग समय को देखते हैं और जब समय आ जाए तो हमें कार्रवाई कर देनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। मैं कर्मचारी के पास गई, मेरे उन्होंने बात करी, उनकी बातों उनकी समस्याओं की चर्चा करते हैं तो मतलब नहीं। अच्छा, वो वहाँ
पाकिस्तान में मुझे दिखाई पड़ता है जो पाकिस्तान की समस्याओं को लेकर कंपनी जो पाकिस्तान से कुछ जारी कर रहा है। पाकिस्तान अगर पैकेज पड़ती है जाके बात को लेकर आगे कर्नल ब्याला कर्नल ब्याला कर्नल ब्याला कर्नल ब्याला सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, हमें सुनाई नहीं पड़ रही है। शायद ऑडियो प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक करिए सर। हाँ, अब आप बोलिए। जी जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, जो कर्नल त्यागी ने एक बात कही कि इन बातों का पाकिस्तान की समस्याओं को हम अपने टीवी चैनल पे चर्चा करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें एज ए सोल्जर हम सोचते हैं कि हमें उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहिए। हमको इस समय हमारा दुश्मन कमजोर है, हमें उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। मिलिट्री सैनिक तौर पर नहीं कह रहा हूँ प्रहार करना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम परिस्थितियों का फायदा उठा सके। वो आज भी इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो कश्मीर में सुरक्षा खड़ी कर ही रहा है। इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो खालिस्तान को समर्थन कर ही रहा है। हम इतना बड़ा देश है, हमारी व्यवस्था 5वीं है, उनकी 25वीं है। विश्व में उनकी अर्थव्यवस्था 25वें नंबर पे, हम कहाँ उतने आगे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो आज भी खालिस्तानियों को ट्रेन कर रहा है, उसके बावजूद वो आज भी हमारे दुश्मनों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो हमें जो है इन टीवी पे जो है चर्चा इस मद्देनजर से करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ इन परिस्थितियों का किस प्रकार फायदा उठा सके और पाकिस्तान को इतना तोड़ दे कि उसकी कभी हिम्मत न पड़े कि भारत के खिलाफ कुछ साजिश कर सके। टीपीएस त्यागी सर, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी मुश्किलों में पाकिस्तान है, लेकिन भारतीय क्षेत्र कश्मीर में वो बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहा। यहां तक कि खालिस्तान के उस मांग को वो अभी भी हवा दे रहा है, जबकि स्थिति उसकी यह है कि अभी 2 जून के रोटी का इंतजाम अपने आवाम के लिए वो कर नहीं पा रहा है। कर्नल त्यागी सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। जी, मेरे से पूछा आपने सर? जी, आपसे ही सवाल है। जी सर, मैं भी कर्नल विनय की बात से ही सहमत हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि वो 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, मगर उसके बावजूद भी वो आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा, वो कमर में छुरा घोंपने से बाज नहीं आ रहा। सबसे बड़ा उदाहरण ताजा ये है कि रशिया ने उसको 4 लाख टन गेहूं देने का वादा कर दिया और कुछ थोड़ा था तो भेज भी दिया, लेकिन उसने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को अपना गोला बारूद पोलैंड के थ्रू भेजना शुरू कर दिया, यानी कि सीधे सीधे रशिया की पीठ में छुरा घोंपा। यही काम वो हिंदुस्तान के साथ भी कर रहा है और हम उसको बार बार माफ कर देते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई हम में कमी ये रह गई कि हम क्षमा, करुणा, प्यार, मोहब्बत, सहनशीलता, अतिथि सत्कार इनको ही तवज्जो देते रहे, मगर ये चीजें व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में माफी का या माफ कर देने का या क्षमा का कोई कॉलम नहीं होता। अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ न किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग होता। लिहाजा अब हमें वो माफी वाला एटीट्यूड खत्म करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बराबर उसके खिलाफ चलना चाहिए और बैटल फील्ड बदलना चाहिए। ये कमाल की बात है कि पाकिस्तान के आतंकी हिंदुस्तान में 135 करोड़ का देश यहाँ वो आए और वो घटना करके चले जाए और हम उनमें से 90% को मार भी दें और हम उन्हें 2.5 फीट गड्ढे में गाड़ भी दें। मगर सर हो क्या रहा है? क्या हिंदुस्तान की फौज इसीलिए बनी है कि वो आए और हम रिएक्ट करें और फिर उन्हें मारे, 2-4 उनमें से फिर भी बच जाए? भाई ये सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान टीपीएस त्यागी सर, 60,000
1000 सिपाही भरी जवानी में हर साल रिटायर होते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर इनमें से कुछ सिपाहियों को थोड़ी बहुत सरहद पे कृषि की भूमि पर बसा दिया जाए तो मजाल है कि कोई ड्रग स्मगलर या आतंकी घुसपैठ कर जाए। टीपीएस त्यागी सर, दो बातें आपने पहले भी कही हैं, मैं उसको दोहरा देता हूं कि भारतीय क्षेत्र कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रिटायर्ड फौजियों को बसाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस लोकतांत्रिक देश में वो लोग आवाज उठाने लगेंगे कि कश्मीर की तो डेमोग्राफी ही बदली जा रही है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन जब वो रसिया के राष्ट्रपति से मिलते हैं तो कहते हैं कि योर एक्सीलेंसी, यह युद्ध का समय नहीं है और बगैर युद्ध के पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पीओके कैसे हमारा होगा? दोनों बातों का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो डेमोग्राफी चेंज कहा जाता है वो तब कहा जाता है कि जब एक तरह के लोगों को ही, एक कम्युनिटी को ही बचाया जाए। जो पूर्व सैनिक है उनमें तो एक कम्युनिटी है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी तरह के लोग हैं। कोई हमारे यहाँ जात पात नहीं है। तो पहली बात तो ये, और दूसरा उसका ये कि क्या हम अपनी सुरक्षा को डेमोग्राफी के चेंज से छोटा समझ ले? तो हम सुरक्षा सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसी भी देश की, किसी भी आदमी की, किसी भी परिवार की होती है। सबसे पहले क्यों जो 13 पॉइंट बनाए गए हैं एक अच्छी जिंदगी के लिए, उसमें पहला पॉइंट है कि आप जिंदा रहे। तो मेरे जब जीवन के ऊपर ही प्रॉब्लम है तब मैं डेमोग्राफी की परवाह नहीं करूंगा। जिसको जो चिल्लाना है वो चिल्लाए, जिसको कहना है वो कहे। हम कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान कहेगा ही। तो लिहाजा डेमोग्राफी वाले चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बल्कि अगर ऐसा करते हैं तो वो कश्मीरी पंडित जो आज वहाँ वापस जाने में डर रहे हैं, हम पूर्व सैनिकों के जाने के बाद वो भी वहाँ जाएंगे और वहाँ की स्थिरता जो काफी बढ़ चुकी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये डेमोग्राफी वाला चेंज जो है, दिस आर्गुमेंट वी डू नॉट बाई। अब दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये शांति का युग नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी का है, ये तो डिस्कशन का है, ये तो डिप्लोमेसी का है। बिल्कुल ठीक है, हम कब कह रहे हैं, लेकिन अगर शांति का युग है तो क्या मैं अपनी चीज जो मेरी है उसे छोड़ दूं? जो मेरी चीज है, मैं किसी दूसरे की चीज नहीं मांग रहा। बिल्कुल। अगर कोई 1-2 लाइन का लिखा हुआ भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान प्रोड्यूस कर दे तो हम उसे मान लें। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि पीओके हमारा है 100%, इसमें कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं। उसके बावजूद भी अगर हमने अपनी चीज को अब तक नहीं लिया तो ये भी आर्गुमेंट देने में नहीं है। ठीक है। हमने अपनी गलती को पिछले 50 साल में नहीं सुधारा तो क्या हम अब भी ना सुधारे? हाँ ठीक है सर। लिहाजा दिस इज द टाइम वी शुड टेक इट एज आवर है। हम ये नहीं कहते कि हमें इस्लामाबाद चाहिए, हमें कराची चाहिए। हम सिर्फ वो कहते हैं जो हमारा हिस्सा है और उसमें आपका अगर 0.1% भी कहीं कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो हमें दिखा दीजिए। ठीक है, डिस्कशन करने को तैयार। ठीक है। अन्यथा जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उसको अब किया गया। तो ये डिप्लोमेसी के या डिसेंसी के खिलाफ नहीं होगा। दिस इज आवर राइट, और इस राइट को फिर वही बात पीस के नाम में लाके छोड़ देना तो नहीं, माफ कर दो, फला कर दो, ये नीति सर ये राष्ट्रीय कैरेक्टर के अगेंस्ट है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, कर्नल व्याला, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सवाल अब आपसे यह है, जैसा कि टीपीएस त्यागी सर ने बोला और ये बात वो बराबर अब रिपीट कर रहे हैं कि अब हमें एक्शन लेना ही चाहिए। सवाल ये है कि मैं अपना पूरा सवाल पूरा कर लूं सर। सवाल ये है, भारत के संसद में बाकायदा पीओके को लेकर के बातें कह दी गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। हमारे रक्षा मंत्री पिछले 1 सालों में कई बार और विशेष करके कश्मीर में जाकर के पीओके को वापस लेने की बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो कह चुके हैं। समय की मांग भी है, हम पीओके वापस लेके रहेंगे, अपना जान भी दे देंगे। अमित शाह ने इसको बाकायदा एक गृह मंत्री के तौर पर संसद में भी बोल चुके हैं
और यही पीओके वो झगड़ा है या वो कारण है कि अगर ये आ जाए तो फिर पाकिस्तान की कश्मीर नीति ही धराशायी हो जाएगी। फिर हम इतना बर्बादी सहकर प्रॉक्सी वॉर जो हम 30 सालों से अधिक समय से लड़ रहे हैं, अब ये समय है, कहां मुश्किलें आ रही हैं, किस लिए ये सरकार रुक रही जबकि इतनी मजबूत सरकार है और इस सरकार से अपेक्षा है। विक्रम जी, हमारी बात हमारा जवाब सुनना चाहेंगे? जी जी। हाँ विक्रम जी, देखिए, अगर हम जब से देश का बंटवारा हुआ और वहां से इतिहास देखें, पहली भूल पीओके को वापस लेने की थी नेहरू जी ने, जब वो यूनाइटेड नेशन चले गए थे एक तरफा युद्ध विराम करके। जब उन्होंने वहां पर बोला था हम प्लेबिसाइड को एक्सेप्ट करेंगे, जन्म संग्रह कराएंगे, अभी वो इंडिया जब जीत रहा था, when India was winning the war of 48, और उस समय जब ये हमारे नेहरू जी चले गए और वो एक पहला मौका हम लोगों ने तब खोया। दूसरा मौका हम लोगों ने खोया जब 71 की लड़ाई हुई, जब उनके तकरीबन 1 लाख सैनिक भारत में थे और जब भुट्टो भारत आया था, इंदिरा जी जो कहती वो साइन करता। और उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, सुनते थे कि भुट्टो बड़े कमजोर उसमें था क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 1 लाख सैनिक मैं इलाहाबाद कर रहा था, मेरे घर के सामने उनके सैनिक उतरते थे। वो एक मौका हमने तब खोया। अब ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान इज एट इट्स लोवेस्ट, पाकिस्तान इसमें सबसे कमजोर है। अगर हम इसमें, जैसे अभी कल त्यागी ने बोला, जरूरी नहीं कि सेना फुल अटैक ही करे, हमारे पास बहुत सी एजेंसियां हैं जो साइलेंटली सबूताज और समर्थन कर सकती है। कर्नल त्यागी, मैं रॉ में भी अधिकारी रहा हूँ। जी। और हमारी बहुत सी एजेंसियां हैं जो बड़े दर्जे पर उनका डिस्ट्रक्शन कर सकती है, सबोटाज कर सकती है, सबवर्जन कर सकती है, मेंटल सबवर्जन कर सकती है और फिजिकल सबवर्जन कर सकती है। हमको जरूरी नहीं कि हम पूरी फौज लेके अटैक ही कर दें, लेकिन हम उनको तंग कर सकते हैं। जैसे वो हमें आज 30 वर्षों से बिना एक भी गोली चलाए हमारी उससे अभी देखिए खालिस्तान एक्टिविटी कर रहा है ना। तो जरूरी नहीं कि हम हमला ही करेंगे। हमने सन 48 में मौका खोया, हमने सन 71 में मौका खोया। अगर इस समय हम पाकिस्तान के खिलाफ कंस्ट्रक्टिव वो नहीं लेते हैं तो हम तीसरा मौका, इसका डिस्क्रेडिट भी मोदी जी को जाएगा। पहले का डिस्क्रेडिट नेहरू जी को गया, दूसरे का डिस्क्रेडिट इंदिरा जी को गया, तीसरे का डिस्क्रेडिट मोदी जी को जाएगा। अगर इस समय कमजोर, देखिए मोदी जी को नोबेल प्राइज सब कुछ देगा ना, उनको लेने की इच्छा रखनी चाहिए। विश्व में शांति का दूत बन के आप नोबेल प्राइज देने वाला नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ गहरे एक्शन लेके, देखिए बलूचिस्तान की मूवमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तो ठीक है। अगर आप उनके 2 सीट भी तोड़ देते हैं, पाकिस्तान बचता क्या है? पंजाब बचेगा पाकिस्तान में। बलूचिस्तान आज आपके साथ है जी, हिंदियों को आपको प्रॉपर कीजिए, बचेगा कौन वहां पर? कर्नल त्यागी, व्याला सर, मैं देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं उस पर डिबेट होना चाहिए। व्याला सर ने अभी जो बात कही, त्यागी सर अगर आप सुन रहे हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आर्मी में और रॉ में दोनों जगह वो भूमिका अदा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि फुल फ्लेज्ड वॉर की जरूरत ही नहीं है, हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, सबटाज कर सकते हैं पाकिस्तान के उन मूवमेंट्स को जिसके कारण वो इन क्षेत्रों में काबिज है। और न सिर्फ पीओके बल्कि ग्वादर, बलूचिस्तान और सिंध में भी हमको पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना चाहिए। इसके बड़े मायने हैं सर, जो मैं नहीं कहना चाहता, शायद आप कह सकते हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं वो जी, कर्नल विनय जी ठीक कह रहे हैं। मेरा भी कहने का यही मतलब था। इसे कहा जाता है फौज की लैंग्वेज में कैच 22 सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो कि पीओके खुद ही हमसे आके मिल जाए, और वो सिचुएशन पैदा हो रही है। वहाँ के लोगों का पिछले 1 हफ्ते से लगातार विरोध हो रहा है। दरअसल में पीओके में नीलम और झेलम, इन दोनों के ऊपर जो सीपीईसी के अंदर चाइना ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाए। अब उनका ये कहना है, जो पीओके के लोग हैं, कि लोग हमारे, लेबर हमारी, जमीन हमारी, काम हम करें और इससे जो बिजली पैदा हो
वो इतनी महंगी हो कि हम उसे खरीद ना सके और वो बिजली चली जाए तिब्बत और जिंजियांग, तो हमें इस सीपीईसी का क्या फायदा। लिहाजा वो इस सीपीईसी के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ। तो और फिर जब वो ये देखते हैं कि हम खाने के लिए तरसे और हमारा जो कश्मीर है हिंदुस्तान वाला, वहाँ पे लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, और तो और जहाँ लोगों ने कभी एक लंबे समय से पिक्चर हॉल नहीं देखा, वहाँ पे पिक्चर हॉल खुल रहे हैं, खेल के मैदान बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, तो वो वहाँ की प्रगति को देख के वो खुद मिलना चाहते हैं। तो कर्नल विनय ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि अब लोहा गर्म है, इसमें स्ट्राइक करने का समय है। अब वो स्ट्राइक कई तरह से की जा सकती है। इट कैन बी थ्रू overt activity, through covert activity, through indirect activity, through some other countries' activities. We are in a position, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर भी नहीं सकते। Whereas this can be done, create a situation कि POK खुद आपसे मिलने को तैयार हो जाए और उसके लिए एक्टिवली काम करें। अब हमको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कर्नल त्यागी सर, सबसे बड़ा ये कर्नल त्यागी सर, एक सवाल है, इतने आसानी से पाकिस्तान की आर्मी या वहां के हुक्मरान इस बात को स्वीकार कर लेंगे? और हो भी रहा है। आपने 2-3 हफ्तों का जिक्र किया, मैं बराबर कम से कम कश्मीर की खबरों पे रहता हूं, वहां पे जो पीओके में विरोध हो रहा है, पाकिस्तान की सेना एक्टिवली उसको दबा रही है जी। तो वो ऐसा होने देंगे और क्या वो तैयार नहीं होंगे? नहीं, पाकिस्तान की जो सेना है वो तो टिकी ही कश्मीर के ऊपर है। आप देखो, किसी भी चीज को लॉजिक से सोचो, तर्क से सोचो, इसलिए नहीं कि किसी बड़े आदमी ने कही ये हम मान लें, या बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम मान लें, या बहुत समय से कही चली आ रही है हम मान लें। नहीं, लॉजिक ये है कि अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान को आर्मी की जरूरत क्या है? क्या उसे हिंदुस्तान से खतरा है? नो, हम तो किसी पे अटैक करते ही नहीं। क्या चाइना पाकिस्तान पे अटैक करेगा? नो। तो जब उस पर कोई अटैक का खतरा नहीं है, कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है, तो वो तो फिर भूटान और नेपाल जैसी आर्मी उसके लिए काफी है। लेकिन वहाँ की आर्मी जो कि शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रही है और उसके मुंह में खून लग चुका है, वो वहाँ पे बिजनेस करती है। कम से कम 500 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो चला रही है, इंक्लूडिंग बिस्किट का फैक्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जूते की फैक्ट्री, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री। बताइए, ये काम कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाने का काम क्या कोई फौज का है? लेकिन अब उसके हाथ में वो आ गई है ताकत, तो वो अपनी ताकत रखे कैसे? क्योंकि आवाम, अगर कल को कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो गया तो आवाम कहेगी हमें आर्मी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मगर ये जो सिचुएशन थी ये 70 साल से चलती रही, अब इसमें डेंट पड़ना शुरू हो गया है। पिछला साल पहला साल था जब आर्मी की बुराई शुरू की गई नवाज शरीफ द्वारा लंदन में बैठ के। उसके बाद में इमरान ने आर्मी के ऊपर 10 सवाल उठाए। अब पता लगा कि बाजवा ने करोड़ों 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 रुपए की संपत्ति अर्ज कर ली और उसकी वाइफ ने अर्ज कर ली। वहाँ की जो जनता है, जो जिसे आटा नहीं मिल रहा, यही जनता उस आर्मी के खिलाफ आवाज उठाएगी। लेकिन सवाल ये है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। हम ये ना भूलें कि पाकिस्तान मिनिमम डिटरेंस कॉन्सेप्ट के तहत एक परमाणु संपन्न देश है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही तो कह के जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ और जब हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हम एक्शन लेना चाहते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पता नहीं कौन सी विजडम में ये कह के कि ये परमाणु संपन्न देश है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान परमाणु का इस्तेमाल करता है और परमाणु में उसने कोई टैक्टिकल बम मान लीजिए 50 टन का या कोई डाल भी दिया और हमारे फिरोजपुर में आ गिरा, तो पंजाब का एक शहर उसमें बर्बाद हुआ। हमने अगर डाल दिया, और हम तो डालेंगे जब वो डालेगा, और हमने डाला और इस्लामाबाद में डाल दिया तो पाकिस्तान टूट गया।
तो क्या ये मतलब एक अंधा आदमी भी समझ सकता है कि उसकी जो एटॉमिक पावर है वो एटॉमिक पावर हमको पंगु नहीं कर सकती और हमारा एक एक्शन पूरे पाकिस्तान को परमानेंटली खत्म कर सकता है। तो लिहाजा दे विल नॉट यूज इट, दे विल नॉट यूज इट। और दूसरी बात, केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान थोड़ी है, ये दुनिया है, दुनिया है। यहाँ अमेरिका भी बैठा है। विल दे अलाउ पाकिस्तान टू यूज देयर एटॉमिक वेपन्स? ठीक है, एटॉमिक वेपन्स ठीक है। पुराने समय से उनके बने हुए ऐसे हो गए हैं जिनके बारे में ये भी गारंटी नहीं है कि जब उनके फ्यूज और वारहेड और बॉडी को मिलाया जाएगा और जब उन्हें लॉन्चर पे लॉन्च किया जाएगा तो लॉन्चर भी काम करेगा कि नहीं करेगा, तो फ्यूज भी काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सिर्फ एक डर है और इस डर को निकालना है। और इस डर को निकालने के लिए देखिए सर, अगर साहस बाजार में बिकता होता तो हर कोई खरीद लेता। हिंदुस्तान को तो बहुत ज्यादा ये कह के हम कमजोर करते हैं कि नहीं माफ कर दो, छोड़ो, शांति। तो ये राष्ट्र की लेवल पे ये चीज़ है। ठीक है राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो जी। तो यू हैव टू टेक ऑल पॉसिबल एक्शन एंड वी मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एटॉमिक पावर ऑफ पाकिस्तान एट ऑल। मैंने रीजनिंग बिल्कुल। उनका एक्शन हमारे रिएक्शन के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा होगा। व्याला सर, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हम सबटाज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस जो भारत कर सकता है। सवाल ये है कि क्या अब वो समय आ गया है, और अगर आ गया है तो इस एक्टिवेशन मोड में जरूरत के मुताबिक हम कब कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, जो कर्नल त्यागी ने कहा अभी, देखिए हमारे पास वी हैव वेरियस मीन्स उनकी हैप्पीनेस को बर्बाद करने के हमारे पास बहुत मीन्स है। जैसे उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन में, डिबेट में अपनी बहुत सी सिक्योरिटी की चीजें होती हैं डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमारे पास बड़ा माइंड है। हम इंडिया इज नॉट अ वेरी वो देश नहीं रह गया पहले वाला। वी हैव एवरीथिंग एंड ओनली इच्छा शक्ति का चाहिए। एक सरकार की तरफ से एक प्लानिंग चाहिए। जैसे कल के आगे ने बोला कि न्यूक्लियर बम, जब पाकिस्तान वाले कहते हैं मेरे पास बम है, हमें हंसी आती है। उसका थ्रेट इज अ होप, इट इज अ फ्रॉड। मतलब तुम्हारे पास बम है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। एक कल त्यागी ने बात कही अभी, हम लोग आर्मी में उसको स्ट्रेटेजिक या टेक्निकल डेप्थ बोलते हैं। तुम्हारा देश ही कितना बड़ा है, तुम अपना बम हमारे पर मारोगे, हमारा एक शहर जाएगा, तुम्हारा तो पूरा देश ही चला जाएगा। तुम्हारे देश की विड्थ और डेप्थ इतनी नहीं है कि तुम हमारे 2 बमों का मुकाबला कर सको। तो ये कहना कि इंडिया स्टेट ऑफ न्यूक्लियर पाकिस्तान फ्रॉड है, ये हम उसको नहीं मानते। चलिए, मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगा क्योंकि अब समय नहीं रहा है, लेकिन अंतिम सवाल ये, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या 2024 मई 2024, फिर रिपीट कर रहा हूं सर, मई 2024 के पहले एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है क्या? यकीनन हो सकती है। आपको क्या लग रहा है? सर यकीनन हो सकती है। हमारे जनरल नरवणे ने कहा था कि पार्लियामेंट कह दे तो हम तैयार हैं। उसके बाद जनरल दुबे ने कहा, जो कमांड के जीओसी है, कि अगर कहे तो हम तैयार हैं। हमारे रक्षा मंत्री कई बार कह चुके कि अब अगर बात होगी तो पीओके पे होगी। गृह मंत्री का आपने बताई दिया कि हम इसके लिए एग्रेसिव ना हो, कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और पीओके को अपना नहीं मानते, ये पार्लियामेंट में कहा। उससे पहले 1994 के अंदर पूरी पार्लियामेंट में ये तय किया जा चुका है। लिहाजा पूरी तरह से साथ बीत चुकी है और हमें यकीन है कि 2024 से पहले सब गुड न्यूज विल कम। ब्याला सर, 2024 के पहले इस मोदी सरकार से जो मजबूत है और 135 करोड़ आवाम का साथ है, माफ करिएगा, ऐसे में मैं मेरा सवाल पूरा करने दीजिए सर। सारे मुद्दे हैं, इस देश की जनता अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर आंखों पे बिठाती है तो अब उसकी ये चाहत है, और अगर चुनाव के पहले, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जो समय हमें मिला है, जो स्थितियां परिस्थितियां पीओके में बन रही हैं और पाकिस्तान के हालात जितने खराब हैं,
अगर भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो इसके जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। एम आई राइट? मैंने अपने पिछले वार्तालाप में ये बात कही जी। कि पहला मौका हम लोगों ने सन 47-48 में जब पाकिस्तान ने हमला किया तब छोड़ा, है ना। कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जनरल सिन्हा की एक किताब है, पढ़िएगा। उन्होंने लिखा है कि हमने बहुत बार मौका उसमें छोड़ दिया जब नेहरू चले गए। पहला मौका तब छोड़ा, दूसरा सन 71 में जब कैदी हमारे पास से तब छोड़ा। अब इस समय हम हर तरह से सशक्त हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और सेना हम लोग सैनिक हैं, हम जानते हैं सेना कितनी ताकतवर है और वी कैन डू एनीथिंग। और लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई फुल फ्लेजेड एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर हम लिमिटेड एक्शन भी लेते हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। और मुझे लगता है लेना चाहिए। 24 से पहले आप हमको इलेक्शन से मैं उसको नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एट इट्स लोवेस्ट। इस समय पाकिस्तान की दुर्दशा है, हमें अपने दुश्मन की दुर्दशा का फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जैसा कि कर्नल व्याला और टीपीएस त्यागी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि मौका और मौके की नजाकत को अब समझ लेना चाहिए। मई 2024 के पहले एक बड़ी कार्रवाई अब भारत को करनी चाहिए। लेकिन एवी स्टार न्यूज पर चर्चा के दौरान यह बात कही गई कि हमें फुल फ्लेजेड वॉर की जरूरत ही नहीं है, हम सीमित कार्रवाई करके पीओके को ले सकते हैं और सीपेक पर जो चाइना की कारस्तानी चल रही है उसे रोक सकते हैं, क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि भारत ने अगर अब कार्रवाई नहीं की तो जो गलती 1950 में हुई, 1971 में हुई, वो गलती हो सकता है कि 2023 या 24 में हो जाएगी और फिर उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक सबसे मजबूत सरकार जिसको 135 करोड़ आवाम का पूरा समर्थन है कि अब हमें हमारा पीओके वापस चाहिए। हम जिस मुद्दे की शुरुआत आपके साथ इस डिबेट में किए थे वो ये था कि पाकिस्तान में महंगाई की मार है, देश हाहाकार कर रहा है, वहां की जनता 2 जून की रोटी और दैनिक सामानों के लिए अब सड़कों पर मारपीट के लिए उतारू हो चुकी है। यही स्थिति पीओके की है और आर्मी और आईएसआई के लोग जोर जबरदस्ती के जरिए पीओके के लोगों की आवाज को बंद कर रहे हैं। समय यह कहता है कि अब भारत को कार्रवाई कर देनी चाहिए, जैसा कि उल्लेख किया टीपीएस त्यागी ने कि नरवणे जी ने और साफ उसके बाद मनोज पांडे वर्तमान सेना अध्यक्ष ने भी कह दिया है, सिर्फ एक इजाजत की दरकार है, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कार्रवाई का तरीका क्या हो, हालांकि दोनों सैन्य विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी हमें नहीं दी और न हमने इस पर चर्चा की, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। देश के सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हम सामान्य डिबेट में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर परमाणु युद्ध की धमकी पाकिस्तान देता है तो उस धमकी से भी नहीं डरना है, क्योंकि पाकिस्तान उस स्थिति में है ही नहीं कि वो परमाणु युद्ध कर पाए। ऐसे में सैन्य विशेषज्ञों के साथ ये इस देश का आवाम अब पीओके मांगे, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस सरकार को अगर सर आंखों पे बिठाती है 135 करोड़ के आवाम, तो उसे पाकिस्तान के 30 सालों से अधिक की वो प्रॉक्सी वॉर की कारस्तानी जिसने हमारे लाखों लोगों का खून बहाया है, उसको जवाब देने का समय अब आ चुका है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।